तो रिपोर्ट आपने देखी कि कैसे जनसंख्या पर मोहन भागवत के बयान को लेकर ओवैसी और सपा सांसद एसटी हसन ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में कुछ बड़े सवाल भी हैं और जिनका जवाब हम इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि ओवैसी सिर्फ मजहब के चश्मे से बात क्यों करते हैं। सवाल यह कि क्या देश में मुसलमानों की जिंदगी जेल जैसी है। सवाल यह कि क्या मुसलमानों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मुसलमानों के कंधे पर ओवैसी सियासत चमका रही है क्या। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसके जरिए हम सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अब आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। शमशी आजाद बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजरा मुबीन जुड़ गई हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मौलाना अदीब हसन जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शमशी आजाद जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी कि देश में जिस तेजी के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है उस पर चिंता जताना ये अच्छी बात है, ये लाजमी भी है कि इस तरीके के मुद्दे उठने चाहिए। लेकिन क्या ये बढ़ती आबादी जिसके लिए क्या सिर्फ मुसलमान ही जिम्मेदार हैं। दिव्या जी देखिए, ऐसा नहीं। हिंदुस्तान में जब भी कोई कानून बनाया जाता है, चाहे जनसंख्या नियंत्रण का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे गरीबी उन्मूलन का हो, चाहे रोजगार का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, मकान देने का हो, राशन फ्री करने का हो, तो ऐसा कहीं पर भी प्रावधान नहीं होता कि ये सिर्फ किसी एक जाति के लिए, ये सब किसी एक बिरादरी के लिए। जब भी यहाँ कोई भी कानून लागू होता है तो सबके लिए होता है, क्योंकि भारत है गणराज्य जिसको कहा जाता है, यहाँ प्रजातंत्र है, यहाँ नौकरशाही नहीं, यहाँ पे अफसरशाही नहीं है। यहाँ पर जनता के पहले जो है हम लोगों का काम ये होता है कि हम पहले जमीनी सतह पर जाकर, अब जैसे अगर ये कानून बनना है तो हमारी पूरी तैयारी इस पर होगी। हम जमीनी सतह पर जाकर जो धार्मिक उलेमा है, जो हिंदुओं के रहबर हैं, जो क्या कहते हैं ईसाई के हैं, जो क्रिश्चियन हैं, सभी लोगों से जाकर बातचीत करने के बाद एक सामंजस्य बनाकर सभी पार्टियों की एक आवश्यक बैठक बुलाकर उसके बाद हम कोई फैसला लेंगे कि हमको इस तरीके का कानून बनाना है कि नहीं। अब रह जाती है बात कि अगर इस तरीके का कानून बन रहा है तो इसमें ओवैसी जैसे लोगों की छटपटाहट ये साफ बता रही है कि ओवैसी जैसे लोग हमेशा जो है एक बिरादरी को टारगेट कर सिर्फ उसको बहकाने का काम करते हैं। और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान ओवैसी जैसे लोगों की वजह से मुसलमान को गिरी निगाह से देखा जाता है, शक की निगाह से देखा जाता है। तो ऐसे मुसलमानों को चाहिए कि इन नेताओं का पूरी तरीके से बाइकाट करें, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। जो भी देश में एकता और अमन चैन बिगाड़ने का काम करेगा, हमको तो चाहिए कि हम बढ़ चढ़ कर इस बात का समर्थन करें, इस बात की क्या कहते हैं कि तायीद करें, प्रशंसा करें, वेलकम करें कि कानून ऐसा बनना चाहिए देश की तरक्की के लिए। अगर ऐसा कानून बन रहा है तो हम भी उसके साथ में, हमें आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। और ओवैसी साहब कहना क्या चाह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। उन्हें क्यों लगता है कि मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है हर चीज में। देखिए ओवैसी क्या कह रहे हैं ये मायने नहीं रखता है कि ओवैसी क्या कह रहे हैं। मायने ये रखता है कि आज देश की जनसंख्या जो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है उसे नियंत्रित करना जरूरी है। सवाल ये उठता है कि इसको हम नियंत्रित कैसे करें। क्या केवल कानून बना देने से ये नियंत्रित हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि केवल कानून बना देने से ये नियंत्रित हो जाएगी। जब तक आप लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, उनको जो है जागरूक नहीं करेंगे इसके प्रति, आप कानून के माध्यम से केवल इसको जो है नियंत्रित नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूं, और आप एक कानून भी अगर आप लाते हैं तो उसका जो परिणाम आपको दिखेगा वो कम से कम 50 साल में दिखेगा। उससे पहले आपको कोई परिणाम उसका दिखेगा नहीं जल्दी। तो सबसे ज्यादा जरूरी घूम फिर कर ये आते हैं कि आप लोगों को शिक्षा कैसे बढ़ा रहे हैं। नए स्कूल, नए या जो एग्जिस्टिंग अध्यापकों की वो भर्तियां उनको करेंगे, बच्चों को शिक्षित करेंगे, तभी हम इस चीज में आगे बढ़ पाएंगे। बाकी तो सिर्फ सियासत है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कैसे मैनेज करना है इसके ऊपर भी बात और चिंता होना चाहिए, इसके ऊपर भी मंथन होना चाहिए। अगर आपको याद हो उन्होंने कहा, देखिए होता क्या है, जो बड़े लोग हैं जब वो कोई बात कहते हैं तो उनकी हर बात एक न्यूज बन जाती है। मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने एक बात कही वो एक न्यूज बन गई। ओवैसी साहब हैं, उन्होंने एक बात कही वो एक न्यूज बन गई। लेकिन मैं जहां मोहन भागवत साहब ने जो बात कही मैं उसके लिए अगर उन्हें अप्रिशिएट कर रहा हूं तो ओवैसी साहब की भी बात का कुछ हिस्सा सही है, कुछ हिस्से के लिए मैं उनके कह सकता हूं। देखिए अगर आप किसी समाज को जागरूक बनाना चाहते हैं तो मीडिया डिबेट से या साल में कोई एक प्रोग्राम करने से समाज जागरूक नहीं होता है। नहीं मौलाना अदीब हसन, लेकिन एक मिनट मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए मैंने सबकी बात सुनी है तो मुझे जरा सा
जागरूक करने के लिए सबसे मेन चीज होती है उस कौम की, चाहे वो कोई भी हो, उसकी क्वालिफिकेशन। अब हमारे यहाँ समाज का मसला यह है कि 80% से ज्यादा मुस्लिम समाज के लड़के वो हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल है वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप हमसे बहुत अच्छी तरह जानती हैं। 20% से भी कम लोग वो हैं कि जो अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पहुंचा पा रहे हैं। अदीप साहब, तो आऊंगी मैं वापस आपके पास। आरएसएस समर्थक अशोक सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। देश में जिस तेजी के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है उस पर चिंता जताना ये अच्छी बात है, ये लाजमी भी है कि इस तरीके के मुद्दे उठने चाहिए, लेकिन क्या ये बढ़ती आबादी जिसके लिए क्या सिर्फ मुसलमान ही जिम्मेदार हैं? दिव्या जी, देखिए ऐसा नहीं, हिंदुस्तान में जब भी कोई कानून बनाया जाता है, चाहे जनसंख्या नियंत्रण का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे गरीबी उन्मूलन का हो, चाहे रोजगार का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, मकान देने का हो, राशन फ्री करने का हो, तो ऐसा कहीं पर भी प्रावधान नहीं होता कि ये सिर्फ किसी एक जाति के लिए, ये सब किसी एक बिरादरी के लिए। जब भी यहाँ कोई भी कानून लागू होता है तो सबके लिए होता है, क्योंकि भारत है गणराज्य जिसको कहा जाता है, यहाँ प्रजातंत्र है, यहाँ नौकरशाही नहीं, यहाँ पे अफसरशाही नहीं है। यहाँ पर जनता के पहले जो है हम लोगों को काम ये होता है कि हम पहले जमीनी सतह पर जाकर, अब जैसे अगर ये कानून बनना है तो हमारी पूरी तैयारी इस पर होगी, हम जमीनी सतह पर जाकर जो धार्मिक उलेमा हैं, जो हिंदुओं के रहबर हैं, जो क्या कहते हैं ईसाई के हैं, जो क्रिश्चियन हैं, सभी लोगों से जाकर बातचीत करने के बाद एक सामंजस्य बनाकर सभी पार्टियों की एक आवश्यक बैठक बुलाकर उसके बाद हम कोई फैसला लेंगे कि हमको इस तरीके का कानून बनाना है कि नहीं। अब रह जाती है बात कि अगर इस तरीके का कानून बन रहा है तो इसमें ओवैसी जैसे लोगों की छटपटाहट ये साफ बता रही है कि ओवैसी जैसे लोग हमेशा जो है एक बिरादरी को टारगेट कर सिर्फ उसको बहकाने का काम करते हैं, और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान ओवैसी जैसे लोगों की वजह से मुसलमान को गिरी निगाह से देखा जाता है, शक की निगाह से देखा जाता है। तो ऐसे मुसलमानों को चाहिए कि इन नेताओं का पूरी तरीके से बाइकाट करें, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी देश में एकता और अमन चैन बिगाड़ने का काम करेगा। हमको तो चाहिए कि हम बढ़ चढ़ कर इस बात का समर्थन करें, इस बात की क्या कहते हैं कि तायीद करें, प्रशंसा करें, वेलकम करें कि कानून ऐसा बनना चाहिए देश की तरक्की के लिए। तो हम भी उसके साथ में, हमें कुछ चाहिए नहीं आनी चाहिए। और वैसे सब कहना क्या चाह रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? उन्हें क्यों लगता है कि मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है हर चीज में? देखिए, ओवैसी क्या कह रहे हैं ये मायने नहीं रखता है कि ओवैसी क्या कह रहे हैं। मायने ये रखता है कि आज देश की जनसंख्या जो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है उसे नियंत्रित करना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम नियंत्रित कैसे करें? क्या केवल कानून बना देने से ये नियंत्रित हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि केवल कानून बना देने से ये नियंत्रित हो जाएगी। जब तक आप लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, उनको जो है जागरूक नहीं करेंगे इसके प्रति, आप कानून के माध्यम से केवल इसको जो है नियंत्रित नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूं, और आप एक कानून भी अगर आप लाते हैं तो उसका जो परिणाम आपको दिखेगा वो कम से कम 50 साल में दिखेगा, उससे पहले आपको कोई परिणाम उसका दिखेगा नहीं जल्दी। तो सबसे ज्यादा जरूरी घूम फिर कर ये आते हैं कि आप लोगों को शिक्षा कैसे बढ़ा रहे हैं, नए स्कूल, नए या जो एग्जिस्टिंग अध्यापकों की वो भर्तियां उनको करेंगे, बच्चों को शिक्षित करेंगे, तभी हम इस चीज में आगे बढ़ पाएंगे। बाकी तो सिर्फ सियासत है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। शमशी आजाद जी वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि इधर उधर की बात करने से बेटर है कि आप शिक्षित करिए, जागरूकता लाइए लोगों में, अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। हम तो शिक्षा का समान कानून लेके आए, हमने मदरसे को मॉडर्नाइजेशन करने का काम किया, हमने मदरसों में आधुनिक शिक्षा का विस्तार किया। अब जो पहले मदरसे से सिर्फ वो निकलते थे जो टोपी लगा के दाढ़ी रख के निकलते थे, तो उसके बाद कहीं उनको रोजगार नहीं मिलता था। तो अब सरकार ने एक पहल की है कि उनको कंप्यूटर की शिक्षा, राजनीति की शिक्षा, समाजशास्त्र की शिक्षा, अंग्रेजी की शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा, ये सारी चीजें देने के बाद जब वो मदरसे से आदमी बाहर निकलेगा तो उसको अनेकों क्षेत्र में रोजगार
रोजगार मिल सकते हैं। तो यही आधार मानकर हम यहाँ पर एक समान जनसंख्या का लेकर चले हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक बिरादरी के लिए लेकर चलते हैं, लेकिन हमें बड़ा ताज्जुब होता है समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों पर, कि जरा सा भी समझदारी का काम नहीं करते। इन्होंने हमेशा पीछे से पुशअप करके जनता को भड़काने का काम किया है। ये सिर्फ अपनी गंदी राजनीति करना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इनको किसी मुसलमान से कोई मतलब नहीं, इनको देश से कोई मतलब नहीं, इनको देश के विकास से कोई मतलब नहीं। इनको तो चाहिए था कि सरकार की इस बात का समर्थन करते और कहते हम भी आपके साथ शाना बशाना होकर इस मुहिम में आपके साथ हैं और आपका सहयोग करेंगे। तब देश की बात होती है, तब राष्ट्रभक्ति की बात होती है। लेकिन वही बयान देने के बाद कि एक बार फिर मुसलमानों को बहकाने का काम, कि सारा कानून मुसलमानों के खिलाफ बन रहा है, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि ऐसी गंदी राजनीति करने वाले लोगों को पसंद क्यों किया जाता है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान जाग गया है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान जाग गया है, और इसका सबूत यह है कि केंद्र में दोबारा मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार जो बनी है, ये मुसलमानों के सहयोग से बनी है। ठीक है, जिस कानून को लाए जाने की बात की जा रही है उससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाएगी, या फिर ओवैसी जैसे नेता जो बयान दे रहे हैं वो वाकई में मुसलमानों के हित में सोच रहे हैं? क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, ये तो वाकई में हर कोई चाहता है ना, तो इस पे हिंदू मुसलमान कहां से हो जाता है? देखिए, ओवैसी साहब ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो मोहन भागवत के अगेंस्ट दिया है। उन्होंने जो बोला कि नियंत्रण होना चाहिए, पॉपुलेशन नियंत्रण होना चाहिए, तो मुझे ये लगता है कि मोहन भागवत जी जिस स्कूल से आते हैं, जिस संघ परिवार से आते हैं, तो वहाँ पर सावरकर और गोलवरकर जो रहे हैं, तो उनके जो ये इन लोगों के जो प्रेरणादायक रहे हैं, तो उन्होंने तो जनसंख्या नियंत्रण पर उन्होंने अपनी आपत्ति जाहिर की है। उनकी जो बुक रही है उसमें कई लेख हैं उनके, उस पर देखिए उन्होंने खुद इस चीज पर एतराज किया है। देश में जिस तेजी के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है उस पर चिंता जताना ये अच्छी बात है, ये लाजमी भी है कि इस तरीके के मुद्दे उठने चाहिए। लेकिन क्या ये बढ़ती आबादी जिसके लिए क्या सिर्फ मुसलमान ही जिम्मेदार हैं? दिव्या जी देखिए, ऐसा नहीं, हिंदुस्तान में जब भी कोई कानून बनाया जाता है, चाहे जनसंख्या नियंत्रण का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे गरीबी उन्मूलन का हो, चाहे रोजगार का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, मकान देने का हो, राशन फ्री करने का हो, तो ऐसा कहीं पर भी प्रावधान नहीं होता कि ये सिर्फ किसी एक जाति के लिए, ये सब किसी एक बिरादरी के लिए। जब भी यहाँ कोई भी कानून लागू होता है तो सबके लिए होता है, क्योंकि भारत है गणराज्य जिसको कहा जाता है, यहाँ प्रजातंत्र है, यहाँ नौकरशाही नहीं है, यहाँ पे अफसरशाही नहीं है। यहाँ पर जनता के पहले जो है हम लोगों को काम ये होता है कि हम पहले जमीनी सतह पर जाकर, अब जैसे अगर ये कानून बनना है तो हमारी पूरी तैयारी इस पर होगी। हम जमीनी सतह पर जाकर जो धार्मिक उलेमा हैं, जो हिंदुओं के रहबर हैं, जो क्या कहते हैं ईसाई के हैं, जो क्रिश्चियन हैं, सभी लोगों से जाकर बातचीत करने के बाद एक सामंजस्य बनाकर सभी पार्टियों की एक आवश्यक बैठक बुलाकर उसके बाद हम कोई फैसला लेंगे कि हमको इस तरीके का कानून बनाना है कि नहीं। अब रह जाती है बात कि अगर इस तरीके का कानून बन रहा है तो इसमें ओवैसी जैसे लोगों की छटपटाहट ये साफ बता रही है कि ओवैसी जैसे लोग हमेशा जो है एक बिरादरी को टारगेट कर सिर्फ उसको बहकाने का काम करते हैं। और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान ओवैसी जैसे लोगों की वजह से मुसलमान को गिरी निगाह से देखा जाता है, शक की निगाह से देखा जाता है। तो ऐसे मुसलमानों को चाहिए कि इन नेताओं का पूरी तरीके से बाइकाट करें, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी देश में एकता और अमन चैन बिगाड़ने का काम करेगा। हमको तो चाहिए कि हम बढ़ चढ़ कर इस बात का समर्थन करें, इस बात की क्या कहते हैं कि तायीद करें, प्रशंसा करें, वेलकम करें कि कानून ऐसा बनना चाहिए देश की तरक्की के लिए। ऐसा कानून बनना है तो हम भी उसके साथ में, हमें कुछ चाहिए नहीं आनी चाहिए। और वैसे सब कहना क्या चाह रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? उन्हें क्यों लगता है कि मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है हर चीज में? देखिए, ओवैसी क्या कह रहे हैं ये मायने नहीं रखता है कि ओवैसी क्या कह रहे हैं। मायने ये रखता है कि आज देश की जनसंख्या जो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है उसे नियंत्रित करना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम नियंत्रित कैसे करें? क्या केवल कानून बना देने से ये नियंत्रित हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि केवल कानून बना देने से ये नियंत्रित हो जाएगी। जब तक आप लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, उनको जो है जागरूक नहीं करेंगे इसके प्रति, आप कानून के माध्यम से केवल इसको जो है नियंत्रित नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूं, और आप एक कानून भी अगर आप लाते हैं तो उसका जो परिणाम आपको दिखेगा वो कम से कम 50 साल में दिखेगा, उससे पहले आपको कोई परिणाम उसका दिखेगा नहीं जल्दी। तो सबसे ज्यादा जरूरी घूम फिर कर ये आते हैं कि आप लोगों को शिक्षा कैसे बढ़ा रहे हैं, नए स्कूल, नए
या जो एग्जिस्टिंग अध्यापकों की वो भर्तियां उनको करेंगे, बच्चों को शिक्षित करेंगे, तभी हम इस चीज में आगे बढ़ पाएंगे। बाकी तो सिर्फ सियासत है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से बयान दिया गया था जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है और इस पर अब सियासत भी लगातार हो रही है। इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं चर्चा। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशी आजाद जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सिन्हा जी आरएसएस समर्थक जुड़ गए हैं। अजरा मोबिन जी मुस्लिम स्कॉलर जुड़ी हुई हैं और मौलाना अदीब हसन मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत अशोक जी अब मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि मोहन भागवत जी ने जनसंख्या का मुद्दा उठाया और जिस तरीके से उन्होंने बातें कही, उन्हें सीधे सीधे कहना चाहिए था कि बढ़ती आबादी वाकई में देश के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब हमारी देश की आबादी चीन से भी आगे निकल जाएगी। तो ये लाजमी है, सब समझ में आता है। लेकिन अगर वो बैकग्राउंडर में जाके एग्जाम्पल सेट कर रहे हो और असंतुलन आबादी जिसका जिक्र वो करते नजर आए, उसके जरिए क्या समझाना चाह रहे थे? देखिए, मोहन भागवत जी ने देश हित में अपने विजयादशमी के पर्व पर जो नीतिगत भाषण करते हैं उसमें उन्होंने 4 आयाम लेकर के और इस विषय को रखा जनता के समक्ष, सरकार के समक्ष भी रखा। पहला आयाम उन्होंने ये लिया कि पहले हमारी जो मातृशक्ति है, जो महिलाएं हैं, वो कितनी सशक्त हुई हैं और वह कितनी जनसंख्या के लिए अपना मन बनाती हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा ये स्टॉक होल्डर हैं, इनसे राय ली जानी चाहिए कि इनकी क्या स्थिति है, वो कितने बच्चे पैदा कर सकती हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि देश संपूर्ण रूप से यह विचार करे कि क्या इस समय वर्तमान में भारत में जो जनसंख्या है और जो होने जा रही है भविष्य में, क्या वो हमारे लिए खतरा तो नहीं होगी या कमी तो नहीं पड़ेगी। दोनों बातें उन्होंने कही कि आगे चल के चीन की तरह हमारे नौजवानों की संख्या तो कम नहीं होगी। यह दोनों पहलुओं पर विचार करने की बात उन्होंने कही। तीसरी बात उन्होंने जो कही वो कही कि जनसंख्या असंतुलन भी है और इस असंतुलन के कारण से कई देशों का उदाहरण दिया उन्होंने। सर्बिया से अलग हुए देश का उदाहरण दिया उन्होंने, इंडोनेशिया से अलग हुए देश का उदाहरण दिया। तो उन्होंने ये कहना चाहा कि यह समस्या भी देश के सामने खड़ी है और इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। चौथी बात उन्होंने जो कही, चौथा आयाम जो उन्होंने कहा अपने भाषण में, कि इसमें सभी को मिलकर बैठकर विचार करके और सहमति लेकर के ही इस कार्य को करना पड़ेगा। इसमें केवल कानून बना देना उपाय नहीं है और केवल प्रशिक्षण देना भी उपाय नहीं है। 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी उस समय यह परिवार नियोजन विभाग को हटा दिया गया था, उसका नाम बदल दिया गया था और केवल प्रशिक्षण का कार्य करने के लिए परिवार कल्याण विभाग नाम रखा गया था। तब से लेकर के 76 से लेकर आज तक हम प्रशिक्षण देने का ही तो कार्य कर रहे हैं, मगर समाज में वो जागरूकता नहीं आई। तो दो तरफा प्रयास करना पड़ेगा। हमें सम्यक विचार और सभी स्टेक होल्डरों से बातचीत करके परस्पर सहमति लेकर एक ऐसा नियम बनाना पड़ेगा जो सभी पर समान रूप से लागू हो और सभी लोग उससे लाभान्वित हों। पहली बात, उन्होंने कोई धर्म की बात नहीं की, मजहब की बात नहीं की, जाति की बात नहीं की, उन्होंने केवल भारतवर्ष की बात की। भारतवर्ष में आखिर हमारे सामने समस्या क्या है, इस पर विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सुना आपने अशोक जी को, वो कह रहे हैं जाति धर्म मजहब किसी की बात नहीं की गई, यही तो कहा गया कि सब आपस में मिलजुल कर बैठे विचार करें।
कैसे इसका निष्कर्ष निकल सकता है, कैसे कंट्रोल हो सकती है ये आबादी? तो इसमें क्या गलत है? देखिए वही बात, मैंने कब कहा गलत? मैंने तो कभी भी नहीं कहा गलत। वो तो भाजपा के प्रवक्ता जो अपने आप ही दोनों तरफ से बैटिंग करने की कोशिश करते हैं हमेशा की तरह, वो कोई नई बात नहीं है, इसलिए मैं तवज्जो भी नहीं देता इस बात को। तो मैंने क्या कहा था? मैंने यही कहा कि बढ़ती जनसंख्या इस देश के लिए एक समस्या है आगे आने वाले समय में। अब मैंने वही कहा कि उसको आप नियंत्रित कैसे करेंगे? जब तक आप लोगों को उसके प्रति जागरूक नहीं करेंगे किसी मुद्दे को लेकर के। कहीं जो अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं नहीं समझता उसमें कहीं भी जो हमारा सिलेबस है उसमें ये बातें बच्चों को बताई जाती है कि हमारी जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा हो रही है, इसे हमें आगे आने वाले समय में कम करना। मेजर आशीष, लेकिन आप ही लोग तो बोलते हैं ना कि विकास नहीं हो रहा, योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, जो काम होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो आप समझिए ना, ये तो एग्जाम्पल सेट है कि वो 2 लोगों में ज्यादा अच्छा हो पाएगा, 4 लोगों में ज्यादा अच्छा हो पाएगा, या 6 लोगों में ज्यादा अच्छा हो पाएगा? कॉमन से सवाल है ये तो। मैं कह रहा हूँ तो हम तो वही तो कह रहे हैं कि भाई विकास नहीं हो रहा है। दो एग्जिस्टिंग चीजें हैं कि एक आप इसको नियंत्रित कैसे करेंगे, और दूसरी जो आपके पास मौजूदा जनसंख्या है उसका आप स्तर कैसे बढ़ाएंगे, शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाएंगे, उसके जो जीवन यापन है उसका स्तर कैसे बढ़ाएंगे। क्योंकि जो आपका, जैसे अभी किसी ने कहा कि जो आपकी जनसंख्या होती है वो आपका एक संसाधन है, तो उसका सबसे अच्छा उपयोग, तो आप उसको जब तक शिक्षित नहीं करेंगे, उसको आप जब शिक्षा की ओर ले जाएंगे ही नहीं, तो जो एग्जिस्टिंग है वो भी अच्छा आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, और आने वाले समय में आप उसे रोक भी नहीं पाएंगे। तो केवल कानून से नहीं हो पाएगा, कानून लाइए। शमशी आजाद, केवल कानून से कुछ नहीं होगा, शिक्षित करना होगा। और जो आप इससे पहले बात कर रहे थे कि हमने मुसलमानों के लिए काम किया, हमने मदरसों के लिए काम किया, लेकिन अभी आपने सुना मेजर आशीष को, वो तो कह रहे हैं ऐसा कहीं नजर ही नहीं आता। आशीष चतुर्वेदी साहब को नजर भी नहीं आया, क्योंकि जब इनको जनता की समस्या नहीं नजर आई, 2012 के बाद लगातार इनकी पार्टी चुनाव हारती रही। जब इनको जो है क्या कहते हैं, अखिलेश यादव जी को अपने पिताजी नहीं नजर आए, उनको चाचा जी नजर नहीं आए, उनका परिवार नजर नहीं आया, जनता नजर नहीं आए, गर्मी में निकलने की हिम्मत नहीं हुई, रोड पे निकलने की हिम्मत नहीं हुई, तो ये सब चीजें इनको कहाँ दिखाई देगी? इनको तो चाहिए कि इस तरीके से काम करें कि अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही तो उसमें समर्थन करना चाहिए। मेजर आशीष चतुर्वेदी का कहना यह है कि मुसलमानों की पॉपुलेशन भले ज्यादा हो जाए लेकिन उनकी शिक्षा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मुसलमान शिक्षित हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी को कभी वोट नहीं करेगा। तो इन्होंने हमेशा वही प्रोपेगेंडा चलाया, वही राग चलाया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार एक बार धोखे से, मैं फिर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 2012 में एक बार सरकार धोखे से आई थी, उसके बाद जैसे ही मुसलमान जागा है, मुसलमान पढ़ा लिखा हुआ है, समझदार हुआ है, तो उसने फौरन ही समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसका विकास, उसका जो है फ्यूचर जो है वो समाजवादी पार्टी में उसको दिख रहा है। यही बेचैनी है समाजवादी पार्टी को कि वो चाहते हैं कि मुसलमान भले ज्यादा रहें लेकिन वो शिक्षित न हो। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कोई मिशन चलाती है शिक्षा का, रोजगार का, तरक्की का, तो इनको उसमें भी समर्थन नहीं आया। अरे ये तो PFI पे बैन लगा, उस पर भी इन्होंने समर्थन नहीं किया। एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। नहीं किया, बारी बारी से प्लीज। भले पीछे से पुशअप किया, CA NRC का विरोध भले इन्होंने किया, आपने अपनी बारी में बोलिए, नारा लगाया हो, कश्मीर में भले फौजियों पे पत्थर फेंके हो, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया जो देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो। तो समाजवादी पार्टी की मानसिकता पूरी तरीके से जनता के सामने आ चुकी है। अब जनता इनको मौका नहीं देगी। बारी बारी से एक एक करके प्लीज। ठीक है अजरा मुबीन, ठीक है अजरा मुबीन, क्या आपको भी लगता है कि देश में मुसलमानों की जो जिंदगी है वो जेल जैसी है, जैसा कि ओवैसी साहब कह रहे हैं? देखिए ओवैसी मेरे नेता नहीं हो सकते हैं और ना ही वो मेरे नेता हैं। समाज में क्या गतिविधियां हैं, कौन नेता क्या कर रहा है, उस पर भी मेरी नजर होती जरूर है। हाँ, ये बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो एक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, कहीं ना कहीं वो उपेक्षित जरूर महसूस कर रहा होता है। और भाजपा पार्टी का क्या है कि वो कैसे इस चीज को नहीं समझ पा रही है या अपना विश्वास उस समुदाय में नहीं पैदा कर पा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो असफल है। दिव्या जी, अजरा मुबीन जी को शायद ये नहीं मालूम है कि अभी 2022 का चुनाव हुआ, किस तरीके से मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को 10% से ज्यादा वोट किया है।
और इनका कहना है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का विश्वास नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों के उस तबके के साथ काम कर रही है जिसको कभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने छुआछूत का दर्जा दिया था, दलित का दर्जा दिया था, लेकिन मुस्लिम समाज के जो पसमानदा समाज है, पसमानदा समाज का उन्होंने ये नहीं, आपने बनाया था, समाजवादी पार्टी ने बना दिया था, कांग्रेस से बना दिया था। तो आप बना दीजिए। अब आप एक मुस्लिम स्कॉलर न होकर समाजवादी पार्टी की तरफदारी कर रही है ना। आपने अब जो है अपना असली चेहरा दिखलाया और अब समाजवादी पार्टी की जबान बोलने लगी। ये मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बन जाए, आप बताएं ना। नहीं, आप बताएं ना कि समाजवादी पार्टी ने बना दिया था। आपको अपनी पार्टी को कहना चाहिए। आप बताएं ना। नहीं, अरे मुसलमान जिस दिन मुसलमान हमारे साथ 50% से ज्यादा हो गया। हजरा मुबीन जी बात करिए। जिस दिन 50% से ज्यादा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा उस दिन डिप्टी सीएम आपको बना। हजरा मुबीन, लेकिन मेरा एक बेसिक सवाल है आपसे, मोहन भागवत का बयान आपने सुना ना, उसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं किया उन्होंने कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि बढ़ती आबादी ठीक है। शमशी आजाद जी रुक जाइए, कंटिन्यू मत बोलिए प्लीज। शमशी आजाद जी, लेकिन शहर दंगा करा। शमशी आजाद जी रुक जाइए, बारी बारी हमारा काम नहीं है, हम राजनीति से मुसलमानों की जान का शमशी आजाद जी अपनी बारी में बोलिए ना प्लीज, हम एक साथ बोलते जाएंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। परेशानी जय श्री राम के नारे से। हजरा मुबीन जी, मेरा सवाल आपसे, जय श्री राम के नारे से हकीकत। शमशी आजाद जी रुक जाइए। यही है कि इनको जय श्री राम के नारे से भी आपत्ति है। आप नारा लगाइए, अगर आपको मना किया जाए तो आप कहिए। कैसे कर रहे हैं लोग? आप भी नारा लगाए ना। न्यूज़ देखिए ना। शमशी आजाद जी, आप देखिए। हजरा मुबीन जी प्लीज बारी बारी से जिससे सवाल पूछा जाए वही जवाब दे प्लीज। चेहरा है तो ऐसी बात है जो मुसलमानों के फायदे के लिए। जिम्मेदार लोग हैं आप लोग, प्लीज अच्छी बहस, सार्थक बहस ऐसे ही हो पाती है। एक एक करके आप लोग बोलेंगे तो अच्छा लगेगा ना, फिर दर्शक भी समझ पाएंगे। आप अच्छा यहाँ बोल के चले